स्वागत है आपका ई जेनिथ की ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे बेटा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का हम सिलेबस कवर कर रहे थे और इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे थे कॉलेज का सिलेबस हमने पहले उठाया था। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स का अपन बेसिक से बिल्कुल चालू कर रहे थे। उसके अंदर पहला जो हमारा टॉपिक था द्वितीय संक्रिया, उसका हमने काफी कुछ पढ़ लिया है और हम चल रहे थे तत्समक अवयव पर। ठीक है बेटा, तो तत्समक अवयव के मैंने कुछ एक उदाहरण भी लिए थे, कुछ एक सवाल भी लिए थे, तो उसके बारे में और हम आगे डिस्कस करते हैं तत्समक अवयव को। ठीक है बेटा, तो इसको लेते हुए जैसे एक उदाहरण से लेता हूं, फिर आपको तत्समक अवयव को समझाता हूं। तो देखिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव देखो कोई भी बाइनरी अगर संक्रिया होगी, तत्समक अवयव का मतलब हुआ कोई भी अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा यानी द्वितीय संक्रिया होगी, उसको ग्रुप बनाने के लिए हमें तीन चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। उनमें से एक है, जैसे सबसे पहले उसका आप कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन यानी वो द्वितीय संक्रिया होनी चाहिए। पहली कंडीशन यही है कि वो द्वितीय संक्रिया होनी चाहिए। दूसरा होता है उसका सहचार्यता की अपन ने जांच की थी ठीक है पिछली क्लास में, और आज हम थोड़ा सा पिछली क्लास में भी तत्समक अवयव को भी पढ़ लिया था और प्रतिलोम अवयव। इन चार चीजों की हमें जांच करनी होती है। तो अगर हम देखें तत्समक अवयव, जैसे कहते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो इसका एक उदाहरण के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो इसके अंदर हो जाएगा एक रोज, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट की पहली बात परिभाषा। तो परिभाषा क्या थी, आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या थी, अगर हम ए है इसको ई के साथ करवाएं तो वापस ए आ जाए, यानी इसको हम तत्समक अवयव कहेंगे। यानी ए को हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन करवाते हैं, चाहे वो योग संक्रिया हो, ठीक, चाहे वो योग संक्रिया हो, चाहे वो गुणा संक्रिया हो। तो द्वितीय संक्रिया होने के बाद में हम उसमें चेक करते हैं कि अगर ए क्रॉस ई बराबर ए आ जाए, ए क्रॉस ई बराबर ए आ जाए तो ई को हम कहेंगे तत्समक अवयव। तो ई को हम कहेंगे तत्समक अवयव, ई को हम कहते हैं तत्समक अवयव। ठीक है बेटा, ये इसकी परिभाषा है। ए क्रॉस ई यानी कि ए स्टार ई बराबर ए आ जाए, यानी आप बताइए दो में, जैसे मैं योग संक्रिया लेता हूं, दो में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा दो ही आ जाए, जीरो होता है। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव हमेशा जीरो होता है और गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव एक होता है। योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव जीरो होता है और गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव एक होता है। अब देखिए ए स्टार ई बराबर ए है तो हमारा तत्समक अवयव ई होता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, जैसे एक सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल ए है और ये हमारे पास बी है और ए यानी कि ए बी के बीच में हमारे पास ए और बी दोनों ही रियल नंबर के पार्ट है। यानी कि ए और बी के बीच में कोई संक्रिया होगी और ए और बी दोनों ही रियल नंबर हैं और कंडीशन ये है कि बी है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, बी है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ए और बी इसका जो तत्समक अवयव निकालना है। ठीक है, तो अब आप बताइए ए बी है, ए मेरा बिलोंग करता है किसको, ए बी दोनों ही किस में है, रियल नंबर में। तो एक सेट है ए का बी के साथ। इस लाइन का मतलब समझा देता हूं, इस लाइन का मतलब होता है ए और ए की और बी के बीच में द्वितीय संक्रिया होगी और द्वितीय संक्रिया होने के बाद में, द्वितीय संक्रिया होने के बाद में ए और बी दोनों ही हमें रियल नंबर से लेने। तो अब सवाल क्या है, अब सवाल दिया है अगले ने ए बी की द्वितीय संक्रिया सी और डी के साथ, और किस तरीके से है कि वो हमारा हो जाए ए सी और बी डी, ये हो जाए ए, इन दोनों के बीच में द्वितीय संक्रिया करवानी है ए सी और बी डी। ये हमें
अगले ने सवाल दे रखा है और हमें इसका क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तत्समक अवयव हमें इसका पता करना है। ठीक है बेटा, क्या पता करना है, तत्समक अवयव। तो कैसे पता करेंगे तत्समक अवयव, ध्यान से देखना, ए बी है और स्टार सी और डी के साथ। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास में इसमें दो एलिमेंट है। हमारे पास में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। दो एलिमेंट होने की वजह से दो एलिमेंट है तो इसके तत्समक अवयव भी हमारे पास में कितने होंगे, दो होंगे। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, ए बी है, इसका तत्समक अवयव हम ले लेते हैं E1 और E2, और आना क्या चाहिए, वापस ए बी ही आना चाहिए। अरे ये सुनो, अगर ए और बी का मैं E1 E2 के साथ ऑपरेशन कराता हूं तो वापस क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। फिर से देख लीजिए इस बाइनरी ऑपरेशन को कैसे करवाएंगे, ए बी स्टार सी डी ए सी और बी डी, ये हमारे पास है। तो बात यह कि इन दोनों के द्विचर संक्रिया करवा करके ये रिजल्ट आता है और हमें कह रहा है इसका तत्समक अवयव पता करिए। तो पहला किसके साथ हो रहा है, सी के साथ, तो हमारा पहला किसके साथ हो जाएगा, E1 के साथ। फिर बी किसके साथ हो रहा है, दूसरा किसके साथ हो रहा है, चौथे के साथ। देखो बी डी के साथ हो रहा है, तो जो मेरा बी है वो किसके साथ चला जाएगा, E2 के साथ। और रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरा, ए बी, रिजल्ट आना चाहिए मेरा ए बी, रिजल्ट आना चाहिए ए बी। तो ए E1, और हमें इक्वेशन से पता है कि ए E1 बराबर हो जाएगा ए के, और बी E2 किसके बराबर हो जाएगा, बी के। तो यहां से तो मेरा E1 आ गया 1 और यहां से मेरा E2 आ गया 1। तो ये हमें पता चला गया कि भाई द्विचर संक्रिया हमारे पास में कितनी हो गई, एक और एक। सॉरी, जो तत्समक अवयव है इस द्विचर संक्रिया के लिए, तत्समक अवयव मेरे पास एक और एक, ये हमारे पास में द्विचर संक्रिया हो गई और तत्समक अवयव निकाल दिए। ठीक है बेटा, अब इसमें एक सवाल लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, एक सवाल लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 में एक हमारे पास में समुच्चय इस तरीके से दे रखा है, x माइनस एक्स और x। ठीक, x नॉट इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू r। ठीक, तो संक्रिया गुणा के लिए हमें क्या करना है, तत्समक अवयव निकालना है। तो संक्रिया गुणन के लिए या गुणन संक्रिया के लिए, गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन, तो गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव निकालिए। तो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होगा, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, ये प्रश्न आया हुआ। ठीक है, फिर से देख लीजिए, तो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होगा। तो अब जिस फॉर्मेशन में, जैसे उसमें ए और बी था, दो एलिमेंट थे, उसमें दो एलिमेंट थे, तो उसमें हमने दो तत्समक अवयव लिए, E1 और E2। इसके अंदर हमारे पास में कितने हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो हम जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यानी कि जो तत्समक अवयव हैं वो भी क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो है ना। अब इसका आंसर चालू करते हैं। माना तत्समक अवयव, माना तत्समक अवयव, माना तत्समक, माना तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, E माइनस ई और ए, ये है। और परिभाषा क्या होती है, परिभाषा लिख लीजिए, तत्समक अवयव की परिभाषा होती है, ए का द्विचर संक्रिया करवाएं हम ई के साथ तो वापस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए का ई के साथ द्विचर संक्रिया करवाते हैं तो वापस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब देखिए, तो ए मेरे पास कितना है, x माइनस एक्स और x, और इसकी द्विचर संक्रिया करवाएंगे, गुणा की संक्रिया है, तो ई माइनस ई और ई। अगर मैं ये ले लेता हूं
तो रिजल्ट वापस से ए आना चाहिए, क्योंकि परिभाषा तो मेरी यही है ना, डेफिनेशन तो मेरी यही है कि ए स्टार ई करवाएंगे तो वापस से कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, ये आ जाएगा ई एक्स, फिर ये आ जाएगा ई एक्स, और अगर ए ही वापस आना चाहिए तो अभी हमें गुणा नहीं करना, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स और एक्स, एक रोस ई बराबर ए आ गया। अब इसका मैट्रिक्स गुणा कर लेते हैं। मैट्रिक्स सभी को आती ही होगी, 11वीं 12वीं में आपने सीखा है। तो मैट्रिक्स गुणा हो जाएगा ई एक्स, देखो इस रो को इस कॉलम से करेंगे ई एक्स प्लस इस कॉलम इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और दोनों के बीच में प्लस ही आता है मैट्रिक्स के नियम से, ई एक्स हो गया। एक्स को माइनस ई से करेंगे माइनस ई एक्स, माइनस एक्स को ई से करेंगे माइनस ई एक्स, फिर से देखिए माइनस एक्स को ई से किया माइनस का ई एक्स, फिर एक्स को ई से किया माइनस का ई एक्स, माइनस एक्स को माइनस ई से करेंगे ई एक्स, एक्स को ई से करेंगे ई एक्स, और सामने हमारे पास कितना था, एक्स माइनस एक्स और एक्स। अब ये हमारी द्वितीय संक्रिया है। अब देखिए, अब ए क्रॉस ए स्टार ई बराबर कितना है, ई है, ए स्टार ई बराबर ए दे रखा है, भाई परिभाषा तो यही होती है। तो हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, 2ex माइनस 2ex माइनस 2ex, और ये हो जाएगा 2ex। यहां से देख लीजिए x माइनस एक्स और x, ठीक। अब अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं, अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं, अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके प्रत्येक एलिमेंट भी बराबर होगा, इनका हर एक एलिमेंट भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो ये हो जाएगा 2ex बराबर 2ex। अब इसको चाहे सीधा भी कर सकते हो, यहाँ से देख के ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो, 2ex बराबर x है, जैसे एक करके दिखा देता हूँ। तो तुम्हारे पास x से x कट गया यानी कि 1 आ गया, e इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। तो हमारे इसके तत्समक अवयव यानी कि इसके जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमारे जो तत्समक अवयव हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, पहले क्या था e था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, फिर माइनस ई था तो माइनस 1/2, फिर माइनस ई था तो माइनस का 1/2, और यहाँ पे 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन था, आसानी से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, और आगे लिखते हैं। अब इसके बाद में ये तो हो गया तत्समक अवयव, इसके बाद में आता है बेटा प्रतिलोम अवयव। क्या आता है, प्रतिलोम अवयव। देखो प्रतिलोम अवयव की क्या परिभाषा होती है, तो प्रतिलोम अवयव ध्यान से देखिए, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव के अंदर क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, अगर मेरा देखिए ए को मैं किसी नंबर के साथ में, किसी दूसरे वेरिएबल के साथ में, ए को अगर मैं किसी दूसरे वेरिएबल के साथ में ऑपरेशन कराता हूं तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि तत्समक अवयव आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर मैं ए को बी के साथ ऑपरेशन करवाता हूं और मेरा ई आता है, ए का मैं द्विचर संक्रिया करवाता हूं और मेरा वापस से तत्समक अवयव आ जाए। देखिए तत्समक अवयव में क्या पढ़ा था, ए को ई के साथ करते हैं तो ए आता है। इनवर्स में क्या होता है, ए को बी के साथ ऑपरेशन करें कि वापस से कितना आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए। ए को बी के साथ में ऑपरेशन कराएं कि वापस से कितना आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम अवयव कहते हैं, यानी बी यहाँ पे प्रतिलोम अवयव हो जाएगा, ए का प्रतिलोम हो जाएगा बी। ठीक है, ए का प्रतिलोम कौन हो जाएगा, बी। तो इसकी डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिख लीजिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, समुच्चय कोई भी हमारे पास में समुच्चय है, एस ले लीजिए, जी ले लीजिए, उसका कोई भी नाम रख दीजिए, चाहे कैपिटल ए रख लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ, समुच्चय एस। ठीक है, समुच्चय एस ले लो चाहे,
तो समुच्चय S के अवयव, समुच्चय S के अवयव A का प्रतिलोम, समुच्चय S के अवयव A का प्रतिलोम, कोई भी एलिमेंट ले लो, B ले लो, C ले लो, P ले लो, Q ले लो, मैं B ले लेता हूं, है ना। समुच्चय S के अवयव A का प्रतिलोम B होगा यदि मेरा क्या हो जाए, A है, A की संक्रिया में करवाता हूं B के साथ और मेरा वापस से कितना आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए। A की संक्रिया करवाएंगे B के साथ, मेरा कितना आ जाए, E आ जाए। तो यहाँ पे जो B है इसको बोलेंगे प्रतिलोम अवयव, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिलोम अवयव। यानी A का प्रतिलोम कौन हो गया, B हो गया। और मैं ना B को, B है वो A का प्रतिलोम है, तो मैं A को भी B का प्रतिलोम बोल सकता हूँ। और दो बातें हमेशा याद रखना कि भाई B को हम A का प्रतिलोम बोल सकते हैं, A को B का प्रतिलोम बोल सकते हैं। एक दूसरे का इनवर्स ही तो होता है भाई, 2 का इनवर्स होता है 1/2, तो 1/2 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय S के अवयव A का प्रतिलोम B होगा यदि A स्टार B बराबर E है। तो अब ये दाई साइड में तो ये तो हो गया दक्षिण प्रतिलोम, ये तो क्या हो जाएगा, दक्षिण प्रतिलोम। और ये ऐसे भी हो सकता है B स्टार है, यानी कि B है वो एक A का प्रतिलोम हो जाए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं वाम प्रतिलोम, इसे लिखते हैं वाम प्रतिलोम, इसे लिखते हैं वाम प्रतिलोम, ठीक है, इसे लिखते हैं वाम प्रतिलोम, ठीक है। अगर मेरे पास वाम प्रतिलोम बराबर दक्षिण प्रतिलोम आ जाए यदि, या इसको ऐसे लिख लो, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा, डेफिनेशन लिख लीजिए, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा, कब होगा, जब, या यदि कर लो, जब दक्षिण प्रतिलोम यानी कि राइट हैंड इनवर्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड इनवर्स, या लेफ्ट हैंड इनवर्स इज इक्वल टू राइट हैंड इनवर्स एलिमेंट, ठीक। तो ये हो जाएगा दक्षिण प्रतिलोम, दक्षिण प्रतिलोम बराबर वाम प्रतिलोम, वाम प्रतिलोम। ये अगर दक्षिण प्रतिलोम बराबर वाम प्रतिलोम आ जाए तो ये हमारा समुच्चय S में A का प्रतिलोम विद्यमान होगा, सीधी सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। अब दो बातें और लिख लो इसके साथ साथ। मुझे एक बात बताइए, योग संक्रिया का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, मतलब योग में योग संक्रिया का प्रतिलोम अवयव क्या होगा। तो परिभाषा से देखिए, अगर मैं दोनों के लिए आपको बताऊं, देखिए योग संक्रिया की बात करते हैं, योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम, अब योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, इसको डेफिनेशन से ऐसे समझेंगे, योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है कि A आ जाए, सीधी सी बात है। A में क्या जोड़ूं, 0 जोड़ूंगा तो ही तो मेरा A आएगा, यानी कि मेरा इसमें तत्समक अवयव क्या है, 0 है। अब मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, A का अगर मैं B के साथ ऑपरेशन करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो योग संक्रिया में हमेशा 0 आना चाहिए और गुणा संक्रिया में हमेशा 1 आना चाहिए। तो अब आप खुद बताइए कि A बाइनरी ऑपरेशन B है, 0 कब आएगा, जब जो मेरा B है, B को क्या होना चाहिए, देखो योग संक्रिया में प्रतिलोम अवयव कितना होगा, A में मैं क्या जोड़ूं, जैसे योग संक्रिया की बात करें, A में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा 0 आ जाए, A में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा 0 आ जाए, तो जाहिर सी बात है माइनस A में क्या जोड़ें कि मेरा 0 आ जाए, तो माइनस A। क्लियर है यहां तक। अब देखिए ये हो गया हमारा प्रतिलोम, तो A स्टार B बराबर कितना हो गया, 0, A स्टार E बराबर A। तो यहाँ पे देखिए प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा यदि दक्षिण प्रतिलोम बराबर किसके होगा, वाम प्रतिलोम के। अब देखिए दक्षिण प्रतिलोम बराबर वाम प्रतिलोम है ही हमारे पास, ठीक। अब देखो
योग संक्रिया के लिए मेरे साथ साथ और लिख लीजिए, नोट्स बना ही लीजिए आप, ठीक है, नोट्स लिख लीजिए मेरे साथ साथ। योग संक्रिया के लिए पहला पॉइंट, योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया, योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव, योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव -a होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, गुणा संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव, गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा भाई, गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, तो गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, 1/a। ये दो बातें हमें याद रखनी है। गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होगा हमारे पास, 1/a। योग संक्रिया के लिए हमारे पास प्रतिलोम अवयव होगा -a। तो गुणा संक्रिया, योग संक्रिया के लिए हमारे पास प्रतिलोम अवयव -a होगा और गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव 1/a होगा। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मेरे साथ साथ लिखिए, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक समुच्चय S, एक समुच्चय है मेरे पास में S, ठीक है, S दे दिया R0। R0 का मतलब है रियल नंबर है लेकिन इसमें जीरो नहीं है, ठीक है, R0 है लेकिन इसमें क्या नहीं है, जीरो नहीं है। R0 का मतलब होता है रियल नंबर तो सारे हैं, सारे नंबर है इसमें, रेशनल इरेशनल हर तरह के नंबर है लेकिन इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ और क्या ऑपरेशन कर रखा है, ए बी अपॉन 4। तो इसका हमें प्रतिलोम अवयव निकालना है, का प्रतिलोम अवयव, ये पूछा गया क्वेश्चन है, का प्रतिलोम अवयव। देखो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रुप को समझने के लिए हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ए बाइनरी ऑपरेशन है बी का, तो ए बी अपॉन 4, तो हमें ए बी का प्रतिलोम अवयव निकालना है। तो ए बी का प्रतिलोम अवयव होगा, ए बी का प्रतिलोम अवयव होगा, क्या होगा ए बी का प्रतिलोम अवयव। देखिए प्रतिलोम अवयव को निकालने से पहले उसका तत्समक अवयव निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे इसका तत्समक अवयव, तो ये हो जाएगा तत्समक, तत्समक अवयव। प्रतिलोम अवयव को निकालने से पहले उसका तत्समक अवयव निकालना पड़ेगा। और तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तत्समक अवयव माना तत्व, वही सिंपल सी परिभाषा है, परिभाषा लिख देता हूँ सीधी। परिभाषा क्या बन जाएगी कि ए स्टार ई या बराबर वापस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए का ई के साथ में ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, देखिए परिभाषा, ए क्रॉस ई बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, तत्समक अवयव के अंदर खास बात ये होती है कि ए स्टार ई बराबर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तत्समक अवयव है तो ए, ठीक है, अब ए स्टार बी करना है, यानी कि ए का ई के साथ में ऑपरेशन कराएं कि वापस से क्या आ जाए हमारे पास। और एक बात और, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, ये तो आपको पता ही है, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ए स्टार ई बराबर ये होता है। तत्समक अवयव की बात करें तो ए स्टार ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, ए बी अपॉन 4 है, तो ए ई अपॉन में 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए ई अपॉन, यानी कि ए ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। भाई तत्समक अवयव की परिभाषा हमारे पास क्या होती है, ए स्टार ई बराबर होता है ए।
तत्समक अवयव की हमारे पास परिभाषा होती है ए स्टार ई बराबर होता है ए। तो ए ई बराबर ए ई अपॉन 4 बराबर कितना हो जाएगा भाई, बी की जगह ई रख दिया, सीधी सी बात है। ए का बी के साथ ऑपरेशन कराते हैं तो हमें इसका तत्समक अवयव निकालना है, यानी ए का किसी के साथ ऑपरेशन कराएं वापस वही रिजल्ट आ जाए। तो ए ई अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब यहाँ से ए कैंसिल हो गया, ई बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका तत्समक अवयव हमारे पास आ गया 4। अब हम इसका निकालते हैं प्रतिलोम अवयव। अब निकालते हैं इसका प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव देखिए, अब प्रतिलोम अवयव की परिभाषा क्या होती है। प्रतिलोम अवयव की परिभाषा होती है मेरे पास में ए स्टार, ठीक है। अब इसका प्रतिलोम अवयव मानना पड़ेगा, तो कुछ भी मान लेते हैं इसका प्रतिलोम अवयव, पहले मान लो, ठीक है। तो या फिर परिभाषा लिख लो, ए क्रॉस कुछ भी मान लो, क्या माने, पी मान लेता हूं। तो ए स्टार पी बराबर कितना आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, माना प्रतिलोम अवयव पी है, माना प्रतिलोम अवयव, यहाँ पे प्रतिलोम अवयव क्या है, पी है। अब आप खुद देखिए, ए स्टार पी बराबर कितना आना चाहिए, ई आना चाहिए। अच्छा, तो ए इंटू पी कर दें, पी कितना है मेरे पास, मल्टीप्लाई का नियम है, तो ए इंटू पी अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ई। अब ई कितना है मेरे पास में 4 है, तो ध्यान से देखिए ई की जगह में यहाँ पे रख देंगे 4। ध्यान से देखना, ए डॉट पी, ई की वैल्यू है 4, 4 4 कितना हो गया 16, तो पी बराबर हो गया 16 अपॉन ए। तो ये इसका प्रतिलोम अवयव हो गया 16 अपॉन ए। ये आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे पास p बराबर कितना आ गया 16 अपॉन, यानी 16 अपॉन है। और देखो आर नोट है, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, आर नोट है, क्योंकि अगर 0 दे देता तो ये नॉट डिफाइंड में चला जाता। तो हम क्या बोलते, अगर यहाँ पे ये आर नोट की जगह सिर्फ आर दे देता तो ये प्रतिलोम अवयव इसका निकलता ही नहीं। अगर आर की जगह आर नोट होता है, आर नोट का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे 0 शामिल नहीं है, रियल नंबर सारे हैं लेकिन 0 शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे 0 शामिल हो गया तो बेटा 16 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 16 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए आगे बच्चों यहाँ तक समझ में, फिर से देख लीजिए। अगले ने कहा है ए स्टार बी ए बी अपॉन 4 का प्रतिलोम अवयव निकालना है। तो बेटा प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए, यानी कि इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए पहले आपको उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा, ये जरूरी है। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो उसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है तो प्रतिलोम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ध्यान से देखना, तो पहले हमने तत्समक अवयव निकाला। तत्समक अवयव की परिभाषा क्या होती है, ए स्टार ई बराबर कितना होता है, ए होता है। अच्छा, तो ए बराबर ए हो गया, तो ए का ई के साथ अपॉन 4, बस जो सेकंड एलिमेंट होता है उसकी जगह ई आ जाता है तत्समक अवयव का। तो ए ई अपॉन 4 इज इक्वल टू ए से कैंसिल हो गया, ई 4 आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रतिलोम अवयव निकालेंगे। प्रतिलोम अवयव का मतलब क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब आप कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए मैंने कोई प्रतिलोम अवयव ले लिया p, तो ए स्टार p बराबर हो गया ई। अच्छा, तो ए पी अपॉन 4 बराबर कितना हो गया, ई आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। तो मेरा ए डॉट पी, ई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 4 निकाली थी, 4 मैंने यहाँ रख दी, तो 4, ठीक है, ई की जगह 4 रख दी, 4 4 16, तो p बराबर हो जाएगा 16 अपॉन ए। ठीक है बेटा। अब इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक समुच्चय एस दे रखा है। क्या दे रखा है एस में, एस में दे रखा है ए बी, ठीक, और ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं किसको, रियल नंबर को। ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर को।
ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। और आपको पता भी होगा कि द्विचर संक्रिया जो होती है ना, बाइनरी ऑपरेशन होता है, वो बाइनरी ऑपरेशन तभी होता है जब आपका ए भी उस समुच्चय में होना चाहिए। जैसे समुच्चय मेरे को आर दे दिया, अभी ये समुच्चय डिफाइन कर रहा है, ए बी जो आएगा वो आर में आना चाहिए, है ना। तो इसका जो द्विचर संक्रिया करेंगे यानी कि बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा ना वो भी इस सेट में होना चाहिए। अगर वो इस सेट में नहीं है ना तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, सीधी सी बात है। तो ए बी है बिलोंग्स टू आर हो गया। फिर देखिए, और हमें कह रहा है कि बी है वो किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, ऑपरेशन दे रखा है ए बी का द्विचर संक्रिया है सी और डी के साथ। कैसी द्विचर संक्रिया है देख लीजिए, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, और ये दे रखा है बी डी। ये हमारे पास में एक द्विचर संक्रिया है, ए प्लस बी, बी सी है ना, बी और डी। तो सीधी सी बात है, इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। तब हमें इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है, तब पी क्यू का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। सवाल ये बनता है, 2016 में पूछा गया। तब पी क्यू का प्रतिलोम अवयव, तब पी क्यू का प्रतिलोम अवयव निकालिए। इसकी जगह ना ऐसे भी पूछ सकता था अगला, यह ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। हमें इसका इनवर्स निकालना है। ध्यान से देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर है। अगर ए बी सी डी के साथ में एक ऑपरेशन बनाता है, बाइनरी ऑपरेशन है कि ए प्लस बी सी और बी डी है, तब पी क्यू का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। हमें पी क्यू का क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम अवयव। अब प्रतिलोम अवयव कैसे होता है, अब पी क्यू की जगह अगला 3 और 4 भी दे सकता था, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर पी क्यू कहाँ से आ गया। पी क्यू का मतलब कोई भी नंबर अगले ने ले सकता है, यहाँ पे 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, -1 ले सकता है, खाली बी की जगह 0 नहीं ले सकता, और कुछ भी ले सकता अगला। अब देखना, अब यहाँ पे हमारे पास में सवाल बनता है पी क्यू का प्रतिलोम अवयव निकालना है। प्रतिलोम अवयव से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए। प्रतिलोम अवयव से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तत्समक अवयव। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका पहले हम निकालेंगे तत्समक अवयव, ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास सवाल है। अब तत्समक अवयव के लिए अब 2 नंबर दे रखे हैं, तो हमें तत्समक अवयव भी कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। तो लिख लो, साफ साफ लिख लो, अब आपके समझ में भी आने लग गया होगा। माना तत्समक अवयव क्या होगा, माना ए बी स्टार सी डी का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव पूरा लिख रहा हूं, नोट्स बनाते जाओ। माना इसका तत्समक अवयव क्या होगा, एक तो हो जाएगा E1 और एक हो जाएगा मेरे पास में E2। 2 तत्समक अवयव हो गए, एक तो हो गया मेरे पास में E1 और एक हो गया मेरे पास में E2। E1 और एक हो गया E2। तो देखिए तत्समक अवयव की परिभाषा क्या कहती है, ए बी है, ठीक है। इसका मैं स्टार करा देता हूं E1 E2 के साथ, E1 और E2 के साथ, तो मेरा रिजल्ट वापस से क्या आना चाहिए, ए बी। ध्यान से देखो, मैं भाई सेकंड वाले की जगह तो अपन तत्समक अवयव लेते हैं और वापस से फर्स्ट वाला आ जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव एग्जिस्टेंस कहते हैं। तो ए बी है और E1 E2 है। तो इस कहानी को मैं ऐसे लिख लेता हूं, ए E1, इसको अगर मैं इससे करता हूं, देखिए अब ऑपरेशन क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑपरेशन दे रखा है ए प्लस बी सी, तो ए हो गया प्लस बी और सी, यानी कि बी की जगह BE1 आ जाएगा, BC, ठीक है। और फिर क्या है दूसरा ऑपरेशन, यानी ये तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के। दूसरा ऑपरेशन है BD, BD किसके बराबर है, अगर मैं B और D, B को E2 के साथ कराता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा B और D, ठीक है। B और D, तो मेरा ऑपरेशन क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। देखिए ए को मैं करवाता हूं E1 के साथ, ए को करवाता हूं
ए प्लस बी से दिया है तो मेरा कितना हो जाएगा ए प्लस बी, सी की जगह मैंने लिख दिया E1। फिर देखिए, फिर मुझे दे रखा है बी डी, ठीक है, तो बी और डी की जगह मैंने लिख दिया E2, तो बी E2 कितना हो गया मेरा बी। यहां से अगर मैं देखूं, ए से मेरा ए कैंसिल हो गया, ध्यान से देखना, ए से मेरा ए कैंसिल हो गया, तो मेरा कितना बचा BE1 बराबर बचा 0। तो और B नॉट इक्वल टू 0 है तो E1 भी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि B है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। B है वो मेरा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए E1 मेरा कितना आ गया 0। अब यहां से देखिए, B से B कैंसिल हो गया तो E2 बराबर कितना आ गया 1। तो मेरे इसका जो तत्समक अवयव है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो मेरे तत्समक अवयव, तो जो तत्समक अवयव होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तो 0 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। अब तत्समक अवयव निकालने के बाद में हम इसका क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो प्रतिलोम निकालते हैं, अब हम इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। प्रतिलोम अवयव, ये थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन सामने रहे और हम इसको सॉल्व कर सके। अब देखना प्रतिलोम अवयव, अब सीधा ही लिख लेते हैं प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव के अंदर क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट के अंदर क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होती है, पी और क्यू का पूछा है ना, तो मान लेते हैं आर और एस है, माना पी और क्यू का, माना पी क्यू का प्रतिलोम अवयव, माना पी क्यू का प्रतिलोम अवयव, माना पी क्यू का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, आर कोमा एस है। तो आपको भी पता है परिभाषा इसकी क्या कहती है, इसकी परिभाषा हमें ये कहती है कि ना मेरा है ना, इसका आप ना ऑपरेशन करवा दीजिए, ठीक है, क्या करवा दीजिए ऑपरेशन, क्या कि भाई अगर मैं ए का ई के साथ ऑपरेशन करवाता हूं तो वापस से मेरा क्या आ जाए, ई आ जाता है। और प्रतिलोम, ये तो हो गया अपना तत्समक का, प्रतिलोम का इसी से निकलता है कि ए का अगर मैं बी के साथ करवाऊं तो वापस से मेरा कितना आ जाए, ई आ जाए। तो अब यहाँ पे ए कितना है मेरा, पी और क्यू, तो पी और क्यू का मेरे को बाइनरी ऑपरेशन करवाना है आर और एस के साथ, ताकि मेरा कितना आ जाए, E1 आ जाए और E2 आ जाए, ये मेरे आ जाए, ठीक। अब ऑपरेशन क्या दे रखा है, पहला है मेरा, अब ध्यान से देखेंगे P है, तो P प्लस क्यू आर, P प्लस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, E1। P क्योंकि देखो A प्लस बी सी है ना, ध्यान से देखिए A प्लस बी सी है, A प्लस बी सी है, इस वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, A की जगह P, देखो A प्लस बी सी यानी ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D की जगह काम करेगा। तो P प्लस क्यू आर इज इक्वल टू E1। तो मेरे पास R की E1 की वैल्यू मेरे पास है पहले से, कितना हो जाएगा 0, E1 कितना है 0, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 0 तो माइनस का P अपॉन Q, तो पहला R की वैल्यू आ गई, एक प्रतिलोम तो हाथ आ गया। अब दूसरा प्रतिलोम देखिए, दूसरा प्रतिलोम कैसे देखेंगे, दूसरा वाला क्या था, बी और डी, बी और डी यानी कि क्यू एस बराबर मेरा कितना हो गया E2। अब मेरे पास में E2 दे रखा है, कितना दे रखा है 1, तो क्यू एस बराबर हो गया 1, और एस क्यू का प्रतिलोम एस ही तो माना था, तो एस बराबर हो जाएगा 1 अपॉन क्यू। तो इसका प्रतिलोम तो ये हो गया, आर का प्रतिलोम ये, और एस आ गया ये, यानी कि हमारे पास आर किसका प्रतिलोम था, पी का, तो पी का प्रतिलोम तो हो जाएगा माइनस का पी अपॉन क्यू, ठीक है, और क्यू का प्रतिलोम हो जाएगा कितना, 1 अपॉन क्यू, ये हमारा सिंपल सा। तो पी का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का पी अपॉन, क्योंकि आर जो है ना वो प्रतिलोम था, ठीक है, तो पी का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का पी अपॉन क्यू, और एस का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन क्यू। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। ये फर्स्ट ग्रेड में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था।
पहले तत्समक अवयव निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा, और करते हैं, और इसके अंदर आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के बाद में एक एग्जांपल और लेते हैं, आरपीएससी में पूछा हुआ, ठीक। तो क्योंकि बेटा सवाल तो यही रहते हैं, ये चाहे कहीं पूछ लो, सवाल तो ये रहेंगे। अब एक सवाल और लेते हैं, तो जैसे क्यों, एक एग्जांपल लिख लो चाहे इसे, क्यों एक ऐसे दे रखा है, ठीक, -1 के अतिरिक्त, एक सवाल लिखते हैं -1 के अतिरिक्त, -1 के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यों -1 के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, सभी परिमेय संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, तथा और क्या दे रखा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ कैसे है, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये है हमारे पास। तब ए बिलोंग्स टू Q1, ये सवाल है, तब ए बिलोंग्स टू Q1, ठीक है। तब ए बिलोंग्स टू Q1 के लिए ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा, ऑप्शन लिख लेता हूं। पहला ऑप्शन आया था, क्या आया था पहला ऑप्शन, A-1, दूसरा ऑप्शन आया था A+1, तीसरा ऑप्शन आया था -A/A+1, -A/A+1, ये तीसरा ऑप्शन आया था। तो बेटा किस तरीके से करेंगे इसको, ध्यान से देखते हैं। पहला था A-1, दूसरा था ये, इनमें से कौन सा सही होगा, तो A इनवर्स है, तो पहले तो A इनवर्स के लिए यानी कि इसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा, तो अब A इनवर्स की वैल्यू यानी प्रतिलोम अवयव की वैल्यू पूछ ली अगले ने। अब एक बात सोचते हैं यहाँ पे कि Q-1 के अतिरिक्त यानी कि हमारे पास -1 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो हमारे पास में इसका अगर मैं आंसर करूं तो Q एक ऐसा सेट दे रखा है, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इसका आंसर फाइंड आउट करता हूं तो Q एक ऐसा सेट दे रखा है जिसके अंदर सारे, ठीक है, Q1 ले लो चाहे, तो ये कितना हो जाएगा, Q-1 हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट -1 तो है ही नहीं ना। तो Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1-1, ठीक है, ये मेरा एक सेट हो गया। Q एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या नहीं है, -1 नहीं है, बाकी सारी चीजें इसमें है, ठीक है। अब क्या पूछा है हमें, इसका A इनवर्स, तो पहले तो तत्समक अवयव निकालना पड़ेगा। तत्समक अवयव का मतलब, तत्समक अवयव कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, माना तत्सम, क्योंकि पहले अगर प्रतिलोम नाम आ गया ना तो पहले हमें तत्समक अवयव निकालना पड़ेगा। तो माना तत्समक अवयव E है, और मेरे पास में परिभाषा से क्या होता है, ध्यान से देखिए, परिभाषा से क्या हो जाएगा, परिभाषा होती है A*E बराबर कितना होता है, A होता है। अब मेरे पास में यहाँ पे A*E बराबर कितना है, A है। तो अब आप खुद बताइए कि हमारे पास ऑपरेशन तो ये है, तो जहां जहां बी है वहां वहां ए लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा, ए से ए कट गया। यहाँ पे अगर मैं ई कॉमन ले लूं तो 1 + ए = 0, तो ई तो आ जाएगा यहाँ पे 0, ई तो कितना आ जाएगा 0, और ए कितना आ जाएगा -1, और जो कि हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरे पास इसका तत्समक अवयव क्या हाथ आ गया, 0। अब तत्समक अवयव अगर मेरे पास 0 आ गया तो मैं इसका प्रतिलोम अवयव भी निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखिए। अब प्रतिलोम अवयव भी देख लेते हैं, इधर करके दिखा देता हूं मैं। तो प्रतिलोम अवयव, तो सीधा ही लिख लेता हूं, माना
प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव P ले लेता हूँ, प्रतिलोम अवयव P है, A का प्रतिलोम अवयव क्या है, P है। तो परिभाषा से क्या हो जाएगा, डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, तो परिभाषा से ये हो जाएगा A स्टार E या A स्टार P बराबर कितना आ जाना चाहिए, E आ जाना चाहिए। E मेरे पास में ऑलरेडी कितना है, 0 है। तो अब आप खुद देखिए कि A स्टार P बराबर E है, तो A कितना होगा मेरे पास में, जो है वो का वो रख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A प्लस P प्लस AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर मेरे पास में A है, इसमें से कॉमन ले लीजिए P, तो 1 प्लस A बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे P इंटू 1 प्लस A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस A। तो P बराबर कितना हो जाएगा, माइनस A अपॉन 1 प्लस A। यही तो ऑप्शन था तीसरा, अरे भाई यही तो ऑप्शन था हमारे पास, थर्ड ऑप्शन ये रहा, माइनस A अपॉन A प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये इसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान है और ये इसका प्रतिलोम अवयव होगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया, लिख लीजिए कैसे हुआ है। फिर और आगे करते हैं। ये हमने प्रतिलोम अवयव के बारे में पढ़ा, हमने तत्समक अवयव के बारे में पढ़ा, कोई संक्रिया द्विचर संक्रिया है या नहीं है इसके बारे में पढ़ा। तो ये खूब सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब देखते हैं आगे। अब आगे की चीजें पढ़ेंगे हम। अब हेडिंग डालिए ग्रुप। देखिए ग्रुप को समझने के लिए हमने ये सारी चीजें समझी हैं। अब हमारे पास में ग्रुप क्या होता है, देखिए द्विचर संक्रिया है तो द्विचर संक्रिया और समुच्चय यानी कि सेट दोनों मिलकर के ही ग्रुप बनाते हैं। तो पहले मैं इसको डेफिनेशन वाइज लिख रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझ के लिखना सारे बच्चे। तो देखो ग्रुप के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय होने का मतलब है कि भाई अगर कोई ग्रुप है तो उसको बनाने के लिए कोई सेट चाहिएगा और उस सेट में बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, तब वो ग्रुप बन जाएगा। तो सबसे पहली बात है, एक तो होना चाहिए हमारे पास में अरिक्त समुच्चय। क्या होना चाहिए, अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। सबसे पहली बात अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। और दूसरी मेरे पास कोई ना कोई संक्रिया होनी चाहिए, कोई ना कोई संक्रिया होनी चाहिए। संक्रिया प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, गुणा की भी हो सकती है। तो पहली बात मेरे पास में एक तो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय को आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जी लिख दो, एस लिख दो, तो ये लिखना पड़ेगा। तो यानी कि एक तो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए और एक मेरे पास में, अब इन दोनों को मिलाएंगे ना तो जो बनता है, यानी कि अगर कोई ग्रुप है, अरिक्त समुच्चय है, कोई सेट है, कोई सेट मान लीजिए जी है, ठीक, तो कोई अरिक्त समुच्चय यानी कि नॉन वॉइड सेट होना चाहिए, उसमें कोई भी एलिमेंट होना नहीं चाहिए। अगर मेरे पास में कोई सेट है और वो नॉन वॉइड है यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर अगर बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है तो उसे हम कहते हैं, इसे लिख सकते हैं ग्रुपोइड कह सकते हैं। जैसे जी और ये हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, ग्रुपोइड। इसे हम कहते हैं ग्रुपोइड या समूहांक भी कहते हैं, इसके कई नाम है। इसे क्लब ग्रुप भी कहते हैं, इसे क्लब ग्रुप भी कहते हैं, इसे समूहाप भी कहते हैं, ये इसके नाम है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि एक तो उसमें सेट होना चाहिए, एक तो उसमें समुच्चय होना चाहिए, एक उसमें द्विचर संक्रिया होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे ग्रुपोइड कहेंगे या क्लब ग्रुप कहेंगे या फिर उसको समूहाप कहेंगे। ठीक है, अगर ये ग्रुपोइड, अगर इसमें, अगर ये सहचारी होता है, अगर इसमें सहचारी ऑपरेशन लग जाता है, अगर इसमें सहचारी होता है, अगर ये मेरा सहचारी हो गया तो इसे कहेंगे अपन सेमी ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा,
सेमी ग्रुप, यानी कि एक अगर सहचारी, देखो इतने दिन 2-3 दिन से हम सहचार्यता, द्विचर संक्रिया, क्रम विनिमयता इनको ही तो पढ़ रहे हैं। तो अब ये इनका यूज ग्रुप में होगा, तो ग्रुप को डिफाइन करने के लिए ना इन चीजों का आना बहुत जरूरी है। तो ये 2-3 दिन क्लासों में हमने क्या किया है, खाली ग्रुप को ही, ग्रुप तक पहुंचने के लिए पूरी बाइनरी ऑपरेशन को ध्यान से समझ लिया। अगर वो अच्छे से समझ में आ गए तो हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, तो ग्रुपोइड हो गया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप के अंदर अगर मैं कर दूं, देखिए अगर सहचारी हो गया तो क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप। अगर इस सेमी ग्रुप में क्या है, मेरे को तत्समक अवयव मिल गया, तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अगर इसमें मुझे, देखिए एरिक समुच्चय है और कोई बाइनरी ऑपरेशन है, किसी एरिक समुच्चय में बाइनरी ऑपरेशन लगता है तो उसे हम कहते हैं ग्रुपोइड या फिर क्लब ग्रुप या फिर समूहाब। अगर इसके अंदर, अगर इस ग्रुप के अंदर कह सकते हो ग्रुपोइड के अंदर, अभी तक ये ग्रुपोइड ही है, अगर वो सहचारी हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप। अगर वो सेमी ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं सहचारी कहते हैं। ठीक है। अगर वो उसमें तत्समक अवयव भी विद्यमान है तो इसे हम कहते हैं मोनोइड। तो ये बन जाएगा मोनोइड, तो ये बन जाएगा मोनोइड। क्या बन जाएगा, मोनोइड। और अगर इसमें, ध्यान से देखना, अगर इसमें प्रतिलोम भी विद्यमान है, अगर इसमें प्रतिलोम भी विद्यमान है, प्रतिलोम अवयव, अगर इसमें प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, अगर इसमें प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान है तो ये मोनोइड हो गया, विद्यमान भी लिख लो। अगर इसमें तत्समक अवयव विद्यमान है तो मोनोइड हो गया। अगर इसमें प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, अगर इसमें प्रतिलोम अवयव विद्यमान है तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ग्रुप बन जाएगा। यानी कि एक ग्रुप को बनने के लिए कितनी कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है वो देख लीजिए। तो ग्रुप तब बनेगा, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास में कोई नॉन वॉइड सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए उसमें, सेट में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, और एक हमारे पास में द्विचर संक्रिया है, अगर दोनों के बीच में दोनों को मिलकर के जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको कहते हैं अपन ग्रुपोइड। ठीक है, या उसे क्लब ग्रुप भी कह सकते हैं, समूहाब भी कह सकते हैं। अगर वो उस ग्रुपोइड आपस में सहचारी है, सहचारी का मतलब जैसे योग संक्रिया और गुणक संक्रिया सदैव सहचारी होती है, तो अगर उसके लिए अपन देखें तो वो क्या बन जाएगा, बाद में सेमी ग्रुप बोलेंगे। अगर उसमें सहचारियता का नियम लग रहा है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सेमी ग्रुप बन जाएगा। अगर उसमें तत्समक अवयव भी विद्यमान है, अगर उसमें तत्समक अवयव भी विद्यमान है तो वो मोनोइड बन जाएगा। और अगर उसमें प्रतिलोम अवयव विद्यमान है तो वो हमारा ग्रुप बन जाएगा। तो इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, यहां तक आ गया समझ में। तो देख लीजिए क्या क्या हो गया। अगर ग्रुप हो गया, ठीक, अगर ग्रुप मेरा, अब आगे देखिए, अगर ग्रुप के अंदर क्रम विनिमयता आ जाती है, अगर ग्रुप मेरा क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय, अगर ग्रुप में क्रम विनिमय है, अगर मेरा ग्रुप क्रम विनिमय है तो क्रम विनिमय आ जाती है, यानी कि क्रम का मतलब होता है कि ना ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए की द्विचर संक्रिया बी के साथ कराएं और वही आंसर आता है बी की द्विचर संक्रिया कराने के साथ ए के साथ। तो अगर वो क्रम विनिमय है तो उसे कहते हैं अपन ओबेलियन ग्रुप। तो ये तो ग्रुप बन गया। अगर उसमें क्रम विनिमयता लग रही है तो वो बन जाएगा ओबेलियन ग्रुप, ओबेलियन ग्रुप। अगर कोई क्रम विनिमय है तो, अगर कोई क्रम विनिमय है तो उसे अपन कहते हैं ओबेलियन ग्रुप। अगर इसमें क्रम विनिमयता का नियम लग गया ग्रुप के अंदर तो ये बन जाएगा मेरा ओबेलियन ग्रुप या फिर क्रम विनिमय ग्रुप इसे कहते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं क्रम विनिमय। ये ओबेली नामक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उनके सम्मान में उनको दिया जाता है, बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन थे। तो इसे कहते हैं क्रम विनिमय, तो इसे कहते हैं क्रम विनिमय ग्रुप भी कहते हैं, क्रम विनिमय ग्रुप। तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि यही चीजें हमारे आगे चलेगी, इसी के आधार पर फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात, एरिक समुच्चय पूरी डेफिनेशन मैंने एक साथ लिख दी है।
एरिक समुच्चय होना चाहिए और एक हमारे पास में द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। अगर ये दोनों मिल करके कोई सेट बनाते हैं उसे हम ग्रुप कहते हैं या फिर उसे हम ग्रुपोइड कहते हैं। ग्रुपोइड अगर सहचारी है तो उसे हम सेमी ग्रुप कहते हैं। अगर उसमें तत्समक अवयव विद्यमान है तो उसे हम मोनोइड कहते हैं। अगर उसमें प्रतिलोम अवयव विद्यमान है तो उसे अपन ग्रुप कह देंगे। और ग्रुप अगर क्रम विनिमय है, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ओबेलियन ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए सारी, ये डेफिनेशन को लिख लीजिए भाई, काम की चीजें हैं। ठीक, अब आ जाइए बीजे पद्धति में, यानी कि एल्जेब्रिक मेथड्स। ठीक है, अब आ जाइए बीजे पद्धति। बीजे पद्धति के अंदर क्या होता है, बीजे पद्धति, बीजे पद्धति यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। बीजे पद्धति इसे कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। बीजे पद्धति यानी इसे कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है, बीजे पद्धति कह दो चाहे इसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कह दो। अगर कोई समुच्चय है हमारे पास में और उसके अंदर एक या एक से अधिक, अगर हमारे पास में कोई समुच्चय है और उसमें एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं लग रही हैं, जैसे योग और गुणा दोनों संक्रिया एक साथ लग रही है, तो उसे हम कहते हैं बीजे पद्धति। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए। यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में एक से अधिक, या किसी समुच्चय के बजाय एक नाम हो लिख लो, एरिक, यानी नॉन वॉइड होना चाहिए, है ना, कम से कम एलिमेंट तो होनी चाहिए ना, एक एलिमेंट तो हो बेचारे में। तो यदि किसी समुच्चय में एक से अधिक, यदि किसी समुच्चय में एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं, एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं, यदि किसी समुच्चय में एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं लागू हो रही हैं, लागू हो जाती हैं या फिर उसमें लग रही हैं, ठीक है, एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं हैं, एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं हैं, तो इसे बीजे पद्धति कहा जाता है। इसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे बीजीय पद्धति, इसे बीजीय पद्धति कहा जाता है, बीजीय पद्धति कहा जाता है। तो इसे हम बीजीय पद्धति कहते हैं। एक से अधिक अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि आप कह सकते हैं एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं अगर उसमें लग रही हैं तो इसे हम कहते हैं बीजीय पद्धति। एक इसका उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, जैसे कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इसके अंदर प्लस लगा दिया, तो ये तो मेरा ग्रुप होना ही है। क्यों ग्रुप होना है, देखिए नेचुरल नंबर एक, इसको मैं डेफिनेशन से बिठाता हूँ और पूरी बातों को आपको बताता हूँ। देखिए नेचुरल नंबर एक सेट है, तो पहली डेफिनेशन क्या थी मेरी, पहली डेफिनेशन यही तो थी कि भाई कोई भी, जैसे आपके याद भी हो गया होगा, देखिए अब जी और एन के लिए मैं आपको समझा रहा था, यहाँ लिख देता हूँ, जो पुराना एग्जाम्पल था वो मैं यहाँ जी और एन के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, तो भाई सॉरी एन, मेरे पास में यहाँ पे एन है और प्लस द्विचर संक्रिया को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ध्यान से देखना। तो मेरे पास में एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इसमें एक द्विचर संक्रिया है प्लस, ठीक। अब देखो प्लस होती है वो द्विचर संक्रिया है एन में, अरिक्त समुच्चय है एन, द्विचर संक्रिया भी है,
योग संक्रिया होती है वो सहचारी होती है। योग और गुणा संक्रिया यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई की बाइनरी ऑपरेशन हमेशा ही क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सहचारी भी है तो सेमी ग्रुप तक पहुंच गए। योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, ए में क्या जोड़े कि ए आ जाए, जीरो होता है तो इसका जीरो, हाँ जीरो नहीं होता इसमें, अब इसमें जीरो नहीं होता ना, योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो होता है, जीरो इसमें है नहीं तो तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। अगर तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है तो आगे की कोई कहानी नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सेमी ग्रुप। ठीक, फिर देखो आपको एक बताते हैं, हालांकि मैं बीज पद्धति के बारे में बता रहा था, इन सारी चीजों को डिटेल में भी बताऊंगा, ध्यान से देखना। हाँ, अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर है, इसमें प्लस है और गुणा दोनों संक्रिया एक साथ लगा सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं बीजीय पद्धति। ठीक है, अब सुनो, इसे भी बीजीय पद्धति कह सकते हैं, इसे भी बीजीय पद्धति कह सकते हैं, लेकिन है ना एन माइनस है ना को बीजीय पद्धति नहीं कह सकते, को बीजीय पद्धति, को बीजीय पद्धति नहीं कह सकते, बीजीय पद्धति नहीं कह सकते, क्योंकि बेटा ये कह सकते हैं, इसे बीजीय पद्धति नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि भाई साहब ये पहली बात बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, क्योंकि माइनस जो संक्रिया वो नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है। माइनस जो है वो नेचुरल नंबर के लिए, अरे भाई जो द्विचर संक्रिया का मतलब क्या होता है, द्विचर संक्रिया का मतलब होता है ए क्रॉस बी है ना। तो अब मैंने कहा माइनस का, तो इसका क्या बन गया, द्विचर संक्रिया ए माइनस बी। अगर मान लीजिए मैं ए 2 लेता हूँ और बी 3 लेता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, -1, और -1 तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है। तो माइनस है वो द्विचर संक्रिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख लो, क्योंकि माइनस द्विचर संक्रिया नहीं है, माइनस में द्विचर संक्रिया नहीं। आगे बेटा समझ में, क्योंकि माइनस में क्या नहीं होती, द्विचर संक्रिया नहीं होती। तो बेटा आज अपन ग्रुप तक पहुंचे, अगली क्लास में हम लूप हुई और कहाँ कहाँ ये ग्रुप, कौन कौन से नेचुरल नंबर में कौन से योग संक्रिया ग्रुप बनाएगी या नहीं बनाएगी, गुणा में सीखेंगे, इन सारी चीजों में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आगे की क्लास लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, तब तक के लिए मन लगा के तैयारी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है बच्चों।